नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जन्म नियंत्रण के कृत्रिम उपायों आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में क्या होता था कि स्त्री और पुरुष के बीच जब संसर्ग होता था तो स्त्री का गर्भ धारण करना और आवश्यकता ना होने पर उस गर्भ का गर्भपात करा देना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन अगर वास्तव में हम देखें तो स्त्री का गर्भपात कराना हम किसी भी दशा में उचित नहीं मान सकते, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान फीमेल जो होती है, जो माता होती है, उसकी जान को बेहद खतरा होता है। और अगर आप देखें तो एक शिशु जो माता के गर्भ में बन चुका है, एक प्रकार से देखा जाए तो उसको मारना या गर्भपात करना सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी दशा में हम उसे उचित नहीं ठहरा सकते। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि फीमेल और मेल का जब भी रिलेशन हो तो ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो कि फर्टिलाइजेशन हो और बच्चा माता के गर्भ में रोपित हो जाए। तो हमें यही प्रयास करने हैं कि किसी भी दशा में जो है शुक्राणु और अंडे का मिलन ना हो, निषेचन ना हो, ताकि गर्भपात कराने जैसी स्थिति सामने ना आए। लास्ट वीडियो में मैंने बर्थ कंट्रोल के लिए आपको जो प्राकृतिक विधियां थी, नेचुरल मेथड्स थे, वो बताए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो नेचुरल मेथड्स हैं उनके सक्सेस होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में विफल हो जाते हैं ये प्राकृतिक मेथड। और इसीलिए हमें बर्थ कंट्रोल के लिए कृत्रिम विधियों का, आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं, उनको अपनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि स्त्री और पुरुष के सहवाग के दौरान पुरुष का वीर्य या शुक्राणु स्त्री के अंड के संपर्क में ना आ पाए। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन कृत्रिम विधियों द्वारा किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में एक एक करके विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो पहली विधि है वो कहलाती है आपकी अवरोध विधि या बैरियर मेथड। अब देखिए, ये बैरियर मेथड क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग कंडोम, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्ट आदि का उपयोग करते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि एक एक करके आपको इन सब के बारे में आवश्यक जानकारी दे सकूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडोम की। कंडोम है क्या? तो ये जो कंडोम है ये रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ एक आइटम है और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पाया जाता है। सरकार द्वारा इसको जो फेमस नाम से ये मार्केट में प्रचलित है या सरकार द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है वो निरोध है। निरोध नाम से कंडोम उपलब्ध कराया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कंडोम पाए जाते हैं। तो जो पुरुष का कंडोम होता है वो पुरुष के लिंग को ढकने के काम आता है। तो जब फीमेल और मेल का संपर्क होता है तो पुरुष का जो लिंग है, जब वो ढक जाता है तो जब स्खलन होता है तो स्खलन जो है इस कंडोम में इकट्ठा हो जाता है और फीमेल की योनि के अंदर नहीं जा पाता, जिस कारण से जो रिलेशन है उसके दौरान फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये जो मेल कंडोम होते हैं ये मार्केट में सस्ते भी हैं और आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। वहीं अगर हम स्त्री कंडोम की बात करें तो ये बहुत कम उपयोग में आते हैं, क्योंकि इनको योनि में फिट करना होता है, एक प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी महंगे हैं और इनके विफल होने की संभावना है। ये बात ध्यान रखिएगा, मेल कंडोम की तुलना में फीमेल कंडोम के फेल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वर्तमान में आज की डेट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे इन कंडोम्स में भी परिवर्तन आया है। पहले ये कंडोम सिंपल आते थे, लेकिन आज की डेट में जो कंडोम आते हैं उसमें रासायनिक पदार्थ, शुक्राणु नाशक रासायनिक पदार्थों की एक लेयर चढ़ी होती है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो स्खलन के बाद क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक फीमेल कंडोम का है, जबकि ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक मेल कंडोम का डायग्राम है। दूसरा जो अवरोध विधि के अंतर्गत दूसरा भाग है वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, देखिए इसे भी समझते हैं। इसे संसर्ग से पहले शुक्राणु नाशक कोई भी क्रीम के साथ गर्भाशय की ग्रीवा के ऊपर रखा जाता है और सेक्स के बाद कम से कम 6 घंटे के लिए इसे फीमेल के गर्भाशय ग्रीवा में ही छोड़ दिया जाता है।
और अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं तो इसके विफल होने की जो चांसेस हैं वो मात्र 6% है, मतलब 94% ये बर्थ कंट्रोल के लिए सक्सेसफुल मेथड है। किस प्रकार से ये डायफ्राम होता है, देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक डायफ्राम का दिखाया गया है, और इसे देखिए इस प्रकार से जो फीमेल की जो गर्भाशय ग्रीवा है, आप देख रहे हैं ये गर्भाशय है फीमेल का, और ये वाला भाग जो क्या है गर्भाशय ग्रीवा है। तो इस प्रकार से गर्भाशय ग्रीवा में इस कप रूपी संरचना को क्या कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है। और इस कारण से जब संसर्ग होता है मेल और फीमेल का, तो मेल से निकलने वाले जो शुक्राणु हैं वो यहाँ से योनि से होते हुए अंदर जाएंगे, तो इस डायफ्राम के कारण से वो गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो शुक्राणु नाशक होगा वो इन शुक्राणुओं की मोटिलिटी को और इनकी लाइफ को क्या कर देता है, कम कर देता है। अवरोध विधि के अंतर्गत जो तीसरा प्रोसीजर है वो है गर्भाशय ग्रीवा टोपी, या जिसको हम सर्विकल कैप कहते हैं। ये क्या है, देखिए ये एक छोटे से कप के आकार का पुनः उपयोग किया जाने वाला अस्थायी गर्भ निरोधक उपकरण है, मतलब इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। और यह जो है चिकित्सकीय स्तर के सिलिकॉन से बना होता है। संभोग से पहले स्त्री द्वारा इसे अपनी योनि में इस प्रकार रखा जाता है जिससे इसका जो गुंबदाकार उठाव है वो गर्भाशय को क्या कर ले, ढक ले। इसका उपयोग शुक्राणुनाशक के साथ किया जाता है। अब अगर आप डायग्राम में आप देखें तो देखिए ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा है, ये आपकी गर्भाशय ग्रीवा टोपी है। और इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि किस प्रकार से इसको आपने फीमेल की योनि में सेट कर दिया है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो गुंबदाकार भाग है इसके अंदर जो ये रासायनिक पदार्थ भरा है, ये क्या है, ये शुक्राणु नाशक पदार्थ है। जैसे ही संसर्ग के दौरान शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो गर्भाशय ग्रीवा टोपी है ये इनको गर्भाशय में जाने से रोकती है। साथ ही साथ ये जो शुक्राणु नाशक पदार्थ है ये स्पर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। तो ये एक तीसरा मेथड है अवरोधक विधि का, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। अब अवरोधक मेथड के बाद हम बात करते हैं कुछ आईयूडी डिवाइसों की, जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक उपकरण या इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये क्या है, देखिए यह गर्भधारण को रोकने का एक उपकरण है और छोटे आकार का होता है, जिसे महिला के गर्भाशय में डॉक्टर्स या नर्स के द्वारा लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईयूडी टेक्निक्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, इनको डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट नर्स के माध्यम से ही फीमेल के गर्भाशय में लगाया जाता है। और ये लंबे समय तक चलने वाला एक डिवाइस है और इसकी विफलता की जो दर है वो मात्र 1% या उससे भी कम होती है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ कंडोम हो गए, डायफ्राम हो गए, इसको फीमेल खुद लगा सकती है, लेकिन गर्भ निरोधक जो उपकरण हैं, इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेस हैं, इनको डॉक्टर्स या नर्स के माध्यम से ही लगवाया जाता है। और ये काफ़ी सक्सेसफुल है, इंडिया में अधिकतर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या हैं, एक एक करके जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली जो डिवाइस आती है वो औषधि रहित डिवाइस होती है। सबसे प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करते थे, प्लास्टिक के बने उपकरण यूज़ करते थे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता था। तो वो गर्भ निरोधक उपकरण के रूप में सबसे पहले ये रासायनिक रहित जो उपकरण होते थे उनका हम इस्तेमाल करते थे। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है लिपर्स लूप, लेकिन आज की डेट में इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब लिपर्स लूप के बाद थोड़ी सी टेक्निक मॉडर्न हुई और उसके बाद जो डिवाइसेस आई वो कहती हैं कॉपर को छोड़ने वाली डिवाइस बनी, तांबा मोचक उपकरण बने। क्या है ये, देखिए इनके आकार जो हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे औषधि रहित जो मैंने आपसे कहा ये प्लास्टिक के बने होते हैं, सामान्य आकार के होते हैं, लेकिन जो तांबा मोचक डिवाइसेस होती हैं ये आकार में निश्चित होती हैं और काफ़ी विकसित उपकरण हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम इनको कॉपर टी कहते हैं, लेकिन आकार के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी गोल्ड 375 कॉपर टी, ये जो उपकरण के मैं नाम ले रहा हूँ ये हैं सब तांबा मोचक। तांबा मोचक मतलब कि जब इनको हम स्त्री की योनि में फिट करते हैं तो ये कॉपर आयनों को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए हमने इनको तांबा मोचक डिवाइसेस कहा है, क्योंकि ये फीमेल की योनि में जाकर क्या मुक्त करते हैं, कॉपर आयनों को मुक्त करते हैं। और ये जो कॉपर आयन होते हैं ये शुक्राणुओं की आयु को और उसकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे निषेचन की संभावना क्या हो जाती है, बहुत निम्न हो जाती है।
अब ये कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टी गोल्ड 375 कॉपर टी है क्या, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो डायग्राम है ये कॉपर 7 का है। आप डायग्राम में देखिए इसकी संरचना कुछ 7 के आकार की है, तो इसलिए हमने इसको कॉपर 7 कहा। कुछ नहीं है, प्लास्टिक की संरचना है और इसमें ये देखिए तांबे की कॉइलिंग हो रखी है। इसी प्रकार से अगर ये संरचना टी के आकार की, आप देखिए ये टी के आकार की आपको दिखाई दे रही है ना, ये टी के आकार की है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, कॉपर टी। और इसमें भी वो ये प्लास्टिक की बॉडी है और उस पर तांबे की क्या है, कॉइलिंग है। इसी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका कॉपर मल्टी गोल्ड 375। ये संरचना जो है क्या है, 375 की है और कुछ नहीं है। इसमें आप देखिए ये फीमेल का जो गर्भाशय है, गर्भाशय में इस प्रकार से ये कॉपर टी या कॉपर 7 या मल्टी गोल्ड 375 कॉपर टी इस प्रकार से फीमेल की गर्भाशय में जो है लगा दी जाती है। और इसका जो टारगेट है वो क्या है कि ये जो कॉपर की कॉइलिंग है, ये कॉपर की कॉइलिंग क्या करती है, कॉपर का श्रावण करती है, कॉपर को मुक्त करती है गर्भाशय में। और ये कॉपर जो होता है स्पर्म्स की आयु को और उनकी मोटिलिटी को कम कर देता है। जब आपके जो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, उनकी लिविंग लाइफ कम हो जाएगी, तो वो अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस में तीसरे प्रकार की, जिसको हम कहते हैं हार्मोन मोचक उपकरण। अर्थात कुछ गर्भ निरोधक जो उपकरण हैं वो स्त्री के गर्भाशय में हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। और ये कौन कौन से हैं, जैसे देखिए आप प्रोस्टासल्ट या LNG-20। ये जब फीमेल की गर्भाशय में रोपित किए जाते हैं तो ये लगातार हार्मोन्स को मुक्त करते हैं और जिसके कारण से क्या होता है, निषेचित अंड का गर्भाशय में रोपण नहीं हो पाता। देखिए अब तक आपने जो IUD डिवाइसेस पढ़ी उनका उद्देश्य क्या था कि शुक्राणु किसी भी दशा में अंड से ना मिल पाए, मतलब निषेचन ना हो पाए। लेकिन ये जो हार्मोन मोचक उपकरण है ये क्या करता है, निषेचन तो होने देता है लेकिन निषेचन के बाद निषेचित अंड को गर्भाशय में रोपित होने से रोकता है। अब ये ऐसा क्या करता है, ये करता है कि ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है फीमेल के गर्भाशय में क्या करता है, बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन के स्तर को कम कर देता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है वैसे ही क्या होगा, गर्भाशय की भित्ति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जिस कारण से जो निषेचन हो चुका है, निषेचित जो अंड है वो गर्भाशय में रोपित नहीं हो पाएगा। तो ये इस प्रकार का डायग्राम है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये है आपका हार्मोन मोचक उपकरण। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्या करेगा, इसमें भाई यहाँ से आपके क्या आएंगे, शुक्राणु आएंगे ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये शुक्राणु को आने से नहीं रोकेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अंडवाहिनी में आपका एग होगा, अंडा होगा, तो क्या करेंगे ये शुक्राणु, यहाँ से मूवमेंट करेंगे, अंडवाहिनी तक जाएंगे, इस अंडे को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद जब ये अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा आपका, तो ये अंडा कहाँ आता है, गर्भाशय की भित्ति में आता है, इस गर्भाशय की भित्ति में आता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है। लेकिन ये जो डिवाइस है आपकी, ये क्या कर रही है, किसका श्रावण कर रही है, प्रोजेस्टेरोन का श्रावण कर रही है, जिस कारण से क्या होगा कि ये जो निषेचित अंडा है ये इस गर्भाशय की भित्ति में रोपित नहीं हो पाएगा। तो ये जो उपकरण है ये गर्भाशय रोपण की विधि को क्या कर देता है, रोक देता है। और देखिए इसके सफल होने की संभावनाएं 100% है लगभग। अगर आप देखें तो 0.1 से 0.4% तक ही ये विफल होता है, फेल होता है, नहीं तो 99% जो है ये टेक्निक क्या है, बिल्कुल सफल है और लगभग 5 साल तक ये जो है एक्टिवली काम करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे विधि की, तीसरे मेथड की, गर्भ निरोधक गोलियां या कंट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए जंग नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा कुछ गोलियां भी ली जाती हैं और भारत में अधिकतर गर्भ निरोधक गोलियों का ही इस्तेमाल होता है। और ये गोलियां आपको 2 रूपों में मिलेंगी। नंबर 1 जो गोली है वो कहलाती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या मिनी पिल। देखिए ये जो पिल होगी आपकी, ये जो गोली होती है, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन नाम का सिंथेटिक हार्मोन होगा और ये जो हार्मोन होता है वो अंडाशय से अंडे को निकलने से रोकता है। आप जानते हैं प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जब शरीर में ज़्यादा होती है तो ओव्यूलेशन की जो क्रिया है वो क्या होती है, रुक जाती है। साथ ही साथ गर्भाशय की भित्ति में परिवर्तन होता है, जिस कारण से जो अंडा है अगर निषेचित हो भी जाता है तो वो गर्भाशय में इम्प्लांट या रोपित नहीं हो पाता। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन पाया जाएगा और ये गोली खाने का असर क्या होता है, एक तो ये क्या करेगा, अंडाशय से ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, अंडे को निकलने नहीं देगा। और यदि अंडा
फर्टिलाइज हो चुका है तो ये अंडे को गर्भाशय की भित्ति में रोपित होने से रोकता है, और जब रोपण ही नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं होगा। सामान्यतः जो ये पिल है ये हम कब लेते हैं? देखिए, मादा के संतान होने के बाद, जब कोई मादा का प्रसव हो जाता है, संतान पैदा हो जाती है, तो पैदा होने के बाद लगभग 6 माह तक ये गोली जो है बर्थ कंट्रोल के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में क्या होता है, जनरली शिशु दूध पीता है माता का। और आप जानते हैं, जब आपको मैंने प्राकृतिक विधियां बताई थी तो आपको ये पता था कि प्रसव होने के लगभग 6 माह तक, कितने माह तक? लगभग 6 माह तक, जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक क्या होता है माता के शरीर में? माता के शरीर में जो आवर्त चक्र होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? रुक जाते हैं। प्रसव होने के बाद लगभग 6 माह तक, जब तक माता बच्चे को दूध पिलाती है तब तक उसके शरीर में मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होते, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होते तो स्वाभाविक सी बात है अंड का निर्माण भी नहीं होता। इसलिए प्राकृतिक विधियां जब आपने पढ़ी थी तो आपको ये बताया गया था कि प्रसव के 6 माह तक अगर नर और मादा के बीच में निषेचन संसर्ग होता है तो गर्भधारण की संभावना नहीं होती। लेकिन ये रिस्क नहीं उठाया जा सकता कि बच्चा दूध पी रहा है तो 6 माह तक जो है गर्भधारण होगा ही नहीं, तो इसलिए जनरली इस अवधि में लोग ये प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पिल क्या करती है? नए अंडे के ओव्यूलेशन को रोक देती है और रोपण की क्रिया को कंट्रोल करती है। और इसका फायदा ये होता है कि ये दूध के निर्माण को नहीं रोकती। देखिए, अभी आप आगे पढ़ेंगे, जो दूसरी पिल है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। जो नेक्स्ट पिल अभी आपको मैं बताऊंगा वो कॉम्बिनेशन पिल है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। और अगर ऐसी पिल को हम लेते हैं तो ये क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन पिल में एस्ट्रोजन होता है वो दूध निर्माण की क्रिया को रोक देता है। तो जनरली एस्ट्रोजन अगर कोई फीमेल लेती है जो बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके बच्चे में दूध की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि माता के स्तनों से दूध नहीं निकलेगा। किसके कारण से? एस्ट्रोजन के कारण से। साथ ही साथ अभी जो नई रिसर्च हुई है उसमें यह भी सामने आया है कि ये जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल्स में स्तन कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जनरली ये प्रोजेस्टेरोन जो पिल होती है ये अधिकतर हमारे देश में इस्तेमाल की जाती है और इसी को प्रेफर भी किया जाता है। जो दूसरी पिल मैं आपसे कह रहा हूं कॉम्बिनेशन पिल, इसमें जैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी होता है। देखिए, इसमें लगभग 21 गोलियां होती हैं और हर गोली में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं इन दोनों हार्मोनों की अलग अलग मात्रा होती है। और वो मात्रा इस प्रकार से होती है जैसे कि हमारे शरीर में जो हार्मोन परिवर्तन होते हैं, आप जानते हैं कि जब फीमेल में आपका आवर्त चक्र चल रहा होता है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है। तो उसी हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन पिल है ये बनाई जाती हैं, 21 दिनों के लिए कॉम्बिनेशन पिल बनाई जाती हैं, और हर पिल में इन हार्मोन्स के कंस्टिट्यूएंट जो है उसी प्रकार से मेंटेन किए जाते हैं जिस प्रकार से आवर्त चक्र में मादा के शरीर में होता है। लेकिन मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूं कि इन पिल का इस्तेमाल कम किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन होता है एक तो उससे स्तन कैंसर होता है, और दूसरी बात अगर प्रसव के बाद कोई फीमेल इस कॉम्बिनेशन पिल को लेती है तो उसके शरीर में जो दूध बन रहा है अपने बच्चे के लिए, वो दूध बनना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है दुग्ध निर्माण की क्रिया का क्या करता है? विरोध करता है। एस्ट्रोजन जो है दूध के निर्माण को क्या करता है? रोकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पिल दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक में केवल प्रोजेस्टेरोन होता है और दूसरी पिल में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे वहां ये जो पिल हैं ये 3 प्रकार की आप ले सकते हैं, 3 प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, एक पिल तो ऐसी मिलती हैं जो प्रतिदिन ली जाती हैं, आपकी प्रतिदिन ली जाती हैं। एक पिल ऐसी है जो सप्ताह में एक बार ली जाती है, और एक पिल ऐसी होती है जो इमरजेंसी में ली जाती है। तो एक एक करके हम जानते हैं प्रतिदिन ली जाने वाली पिल। देखिए, ये जो प्रतिदिन ली जाने वाली पिल है इसका नाम अगर आप देखें तो बहुत कॉमन नाम आप सुनते आए हैं, माला डी। ये 21 दिन का कोर्स है जिसे आवर्त चक्र के प्रथम दिन से लेना शुरू कर देते हैं और 21 दिन तक फीमेल इसको लेती है। आप जानते हैं आवर्त चक्र 28 दिन का होता है, तो पहले 21 दिन लगातार दिया जाता है, ये गोली ली जाती है, और उसके बाद 7 दिन तक जैसे ये पैक, क्योंकि 21 दिन का है, 21वें दिन ये पैक समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो 7 दिन आवर्त चक्र के बचते हैं उसमें इस गोली का सेवन नहीं किया जाता। और जैसे ही अगला आवर्त चक्र शुरू होता है फिर से इस गोली का कोर्स हम क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। और ये गोलियां जनरली क्या करती हैं? ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को क्या करती हैं? रोकती हैं।
तो जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, गर्भ नहीं चाहिए, तब तक आप इस गोली को हर आवर्त चक्र के शुरू होने के पहले दिन से लेना शुरू करेंगे। ये जो दूसरी पिल आई है वीकली पिल या साप्ताहिक पिल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में ही इसका निर्माण किया गया है और ये गैर स्टेरॉइड गोली है, हार्मोनल गोली नहीं है। इसे सप्ताह में एक बार लेना है और इसकी गर्भ निरोधक जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि हार्मोनल नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है इस गोली में, तो इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है। और ये सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? सहेली के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तीसरी जो गोली है आपकी पिल है, ये इमरजेंसी कंट्रोसेप्टिव पिल है, जिसको आपने अगर सुना हो अनवांटेड 72 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। देखिए कई बार क्या होता है, आप जब रिलेशन बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो उसमें कई बार आदमी असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, अर्थात किसी भी बर्थ कंट्रोल के मेथड का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये संभावना रहती है कि निषेचन हो जाएगा और फीमेल गर्भधारण कर लेगी ऐसी दशा में। या आपने कंडोम का इस्तेमाल किया और कंडोम क्या हुआ? फट गया। या कभी ऐसी घटना जैसे रेप आदि है जिस कारण से कोई फीमेल के प्रेग्नेंट होने की संभावना बन जाती है, तो आप इस गोली को घटना के 72 घंटे के भीतर भीतर आप अगर इस गोली को ले लें तो मादा में गर्भधारण की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये अनवांटेड 72 या ये जो पिल्स हैं, इसको आप घटना की जितनी जल्दी ले लें उतना ही अधिक इसका प्रभाव आपके शरीर में देखने को मिलेगा। तो 3 प्रकार से हम इन गोलियों को लेते हैं। एक प्रतिदिन ली जाने वाली पिल है जैसे मालाडी, एक सप्ताह में ली जाने वाली पिल है जैसे सहेली, और एक ये अनवांटेड 72 जो इमरजेंसी में ली जाती है तत्काल गर्भधारण को रोकने के लिए। अब हम बात करेंगे चौथे मेथड की, जिसको हम कहते हैं शल्य चिकित्सा विधियां या स्टेरिलाइजेशन। देखिए शल्य चिकित्सा विधियां के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सर्जरी मेथड्स क्या हैं। ये मेथड स्त्री और पुरुष दोनों में अपनाई जाती हैं और जनरली हम इसको सामान्य भाषा में अगर कहें तो हम इसको नसबंदी कह सकते हैं। फीमेल और मेल दोनों में ये घटना ये विधि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसको हम नसबंदी कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बार हो जाती है तो ये स्थायी है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तो ये एक स्टेबल मेथड है, बर्थ कंट्रोल का स्थायी मेथड है। चूंकि ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल में, तो एक ही करके हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम मेल में देखते हैं इस विधि को। मेल में इस विधि को हम कहते हैं वैसोक्टोमी। वैसोक्टोमी क्या है? देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको ये पता है कि ये जो वृषण हैं, इन वृषणों में शुक्राणु बनते हैं और ये इसके बाद इस शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ आते हैं? स्खलन नाल में आते हैं और फिर मेल के लिंग से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि ये जो शुक्रवाहिनी है, वृषण में कट मार के इस शुक्रवाहिनी को क्या कर देते हैं? हम बीच से काट देते हैं और काटने के बाद इस शुक्रवाहिनी को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो जब ये शुक्रवाहिनी आपकी कट गई तो क्या होगा? इस वृषण के द्वारा जो शुक्राणु बनेंगे वो वृषण से बाहर इस लिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे, मेल के शरीर से बाहर ये शुक्राणु नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक मेथड है, स्थायी मेथड, जिसके द्वारा मेल के शरीर से शुक्राणु के बाहर निकलने की क्रिया को हमने क्या कर दिया? रोक दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको हम क्या कहेंगे? पुरुष नसबंदी भी कह सकते हैं। अब यही मेथड अगर हम फीमेल में अपनाएं तो फीमेल में अपनाएंगे तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है? देखिए आपको पता है फीमेल में भी ये जो अंडाशय है इससे अंडा निकलता है और इस अंडवाहिनी से होता होता कहाँ आता है? गर्भाशय में आता है। आपको ये भी पता है कि इसी अंडवाहिनी में क्या होता है? शुक्राणु अंड का निषेचन होता है। तो इस ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं? इस अंडवाहिनी को यहाँ से काट देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं, बांध देते हैं किसी चीज़ से, तार से बांध देते हैं, ताकि क्या होगा? अंडाशय से जो अंडा निकला वो किसी भी दशा में इस अंडवाहिनी तक ना पहुँच पाए और उसका फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो ये मेथड कहलाता है आपका ट्यूबेक्टोमी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसको हम क्या कहेंगे? स्त्री नसबंदी। तो ये दोनों जो मेथड हैं ये आपके कैसे मेथड हैं? स्थायी मेथड हैं, परमानेंट मेथड हैं। और अब हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल के लास्ट मेथड की, और वो मेथड क्या है? संगर्भता का चिकित्सकीय समाधान, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP। देखिए स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या MTP कहते हैं। मतलब अगर आपका गर्भधारण हो ही गया है और उस गर्भधारण को आप हटाना चाहते हैं
गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं तो उसे हम गर्भपात कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वर्तमान में इसका क्या होता है, मिसयूज हो रहा है। आजकल लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो भ्रूण पल रहा है, उसका लिंग क्या है। और अगर वो लिंग मादा भ्रूण है तो लोग क्या करते हैं, उसका एमटीपी करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, जिस कारण से देश के कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे फीमेल के जो रेशो है मेल की तुलना में वो बहुत गिर गया है, मादाओं की संख्या बहुत कम हो गई है। जैसे आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मेल की संख्या बहुत अधिक है फीमेल की तुलना में। तो जब सरकार ने ये देखा कि मेल की संख्या बढ़ रही है और फीमेल भ्रूण का एमटीपी कराया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने 1971 में कानून बना के गर्भपात पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। सामान्यतः गर्भपात, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था इस वीडियो के कि गर्भपात किसी भी मायने में उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिस कारण से गर्भपात कराने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि पहले तो गर्भपात होना ही नहीं है, और यदि गर्भपात कुछ विशेष कारणों के कारण से आपको अनुमति दी जाती है तो ये हमको ध्यान रखना है कि पहली तिमाही गर्भ धारण करने के पहले 12 सप्ताह के अंदर ही गर्भपात अगर हो जाए तो वो सुरक्षित है। अगर गर्भ को 12 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है, पहली तिमाही हो चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप गर्भपात कराते हैं तो वो माता और संतान दोनों के लिए क्या है, खतरनाक है, संकटपूर्ण है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गर्भपात पहले तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर करना भी पड़े किसी कारणवश तो पहले 3 महीने में ही गर्भपात हो जाना चाहिए। उसके बाद फीमेल के जीवन के लिए, माता के जीवन के लिए ये गर्भपात बेहद संकटग्रस्त हो सकता है, इसमें माता की जान तक जा सकती है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि गर्भपात किन परिस्थितियों में अनुमन्य है, किन किन परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जाती है। देखिए, बलात्कार के कारण, अगर कोई रेप केस है और उस कारण से कोई फीमेल गर्भवती हो गई है तो उसको गर्भपात की अनुमति है। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण से अगर गर्भ ठहर गया है तो आप गर्भपात करा सकते हैं। कोई गर्भ निरोधक उपाय, जैसे आपको ने कॉपर टी, माला टी लगवाई और वो सक्सेसफुली नहीं लगी और गर्भधारण हो गया, तो उस दशा में आप गर्भपात करा सकते हैं। गर्भधारण से अगर माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो तो भी आप गर्भपात करा सकते हैं। और यदि एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से आपको ये पता चल गया कि भ्रूण में कोई ऐसा रोग है या बच्चा कंप्लीट डेवलप नहीं है, बच्चे का पूर्ण निर्माण नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, ऐसी कोई कंडीशन भ्रूण में है, तो भी सरकार द्वारा ऐसे भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बर्थ कंट्रोल के आर्टिफिशियल मेथड्स को बखूबी समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।